राजस्थान का मानचित्र एक छोटा सा आपके समक्ष बनाने का प्रयास करता हूँ कि जिसमें अपने को केवल समझना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि राजस्थान का मानचित्र इसी तरह का बने, ये कोई संभव नहीं है। राजस्थान ऐसा मानचित्र में दिखाई अपने को नहीं दे रहा है, तभी आप ये समझ लीजिए केवल अपने को समझाने के लिए ये मानचित्र बनाया गया है। दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण से दो भागों में विभक्त है। ये चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, एक तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के रूप में और एक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के रूप में इसको डिवाइडेशन करती है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये पश्चिमी राजस्थान है इधर का पूर्वी राजस्थान। हालांकि इधर का जो हमारा राजस्थान रहेगा वो रहेगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और इधर का जो राजस्थान रहेगा दोस्तों पूरा अगर इसकी बात करें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो ये अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये इधर का इलाका है, ये कुछ थोड़ा सा उत्तर पूर्वी विभाग में आएगा। ये उत्तर वाला भाग है, अगर दिशा देखें तो ये उत्तर दिशा आ जाएगी और यहाँ पे कौन सी दिशा जाएगी, दक्षिण दिशा। इसी प्रकार से दोस्तों इधर की तरफ पूर्व दिशा है और इधर की तरफ हमारे पास है पश्चिम दिशा है। ये राजस्थान की अगर बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये यहाँ पे न होकर इस स्थिति को आप ये कह सकते हो, इसे उत्तर पूर्वी भाग कह सकते हो और इसे उत्तर पश्चिमी भाग कह सकते हो, इसे उत्तर दक्षिणी भाग कह सकते हो राजस्थान के रूप में। तो ये एक स्थिति बनती है, इसको कहेंगे अपन उत्तर पूर्वी भाग और इसे कहेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इसे कहेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और इसे कहेंगे अपन दक्षिण पूर्व राजस्थान। तो दोस्तों ये तो थी राजस्थान की एक छोटी सी जानकारी, परंतु अपने को इसमें भौगोलिक उपनामों की किस तरह से चर्चा करें तो राजस्थान के लिए मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करूंगा पश्चिमी राजस्थान की, जो अपन ये कह सकते हैं कि इसको पश्चिमी राजस्थान मानकर इसको ध्यान में रखें। तो इसकी अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके जिलों में कि भौगोलिक उपनाम क्या क्या है। तो दोस्तों मैं पश्चिमी राजस्थान का ही मानचित्र आपके समक्ष बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, और उसमें सभी जिलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने एक पश्चिमी राजस्थान का मानचित्र आपके समक्ष बनाकर पेश कर रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मानचित्र आपके लिए सही है, पर एक समझने की दृष्टि से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। मान लीजिए आपका पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के लिए अपने को खुद को पता है कि इसमें 13 जिले स्थित है। पश्चिमी राजस्थान अरावली पर्वत श्रृंखला के इधर की तरफ कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। तो अरावली से इधर वाले पार्ट के अपन भौगोलिक उपनामों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन दोनों की पहले अपन बात कर लेते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हनुमानगढ़ को राजस्थान का मरु गंगा प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरु गंगा प्रवेश द्वार, तो मरु गंगा प्रवेश द्वार ध्यान रखना। मरु गंगा का प्रवेश द्वार कौन सा है, हनुमानगढ़ है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर, दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है वो यहीं से प्रवेश करती है और राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन लाइन है वो यहीं से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से ही। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करने के कारण से इसे मरु गंगा प्रवेश का द्वार कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों गंगानगर की अपन बात करें तो गंगानगर एक ऐसा जिला है जहाँ पर खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। इस कारण से इसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। राजस्थान का अन्नागार का मतलब यह होता है दोस्तों जहाँ पर अन्न अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो या राज्य को अन्न उपलब्ध कराता हो। इसे हम इस श्रेणी के कारण से इसको राजस्थान का पंजाब भी कह देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गंगानगर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से गेहूँ, चावल, इस तरह की फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती है। इस कारण से इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का पंजाब एक नीचे सांचौर भी आएगा, वो नदियों के कारण से कहलाता है, ये उत्पादन की दृष्टि के कारण से कहलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति में चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही गंगानगर को अपन ये भी कह सकते हैं बागानों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में बागान पाए जाते हैं, इसलिए इसको बागानों की भूमि भी कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, गंगानगर के लिए बागानों की भूमि भी अपन कह सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं मरु गंगा का प्रवेश द्वार हनुमानगढ़ के लिए बताया था। यहाँ मैं आपको एक और भौगोलिक इसका नाम बता सकता हूँ, वो है फलों की टोकरी,
क्योंकि राजस्थान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में फलों की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है, तो फलों की टोकरी आप राइट आंसर पर क्या आना दोस्तों, वहाँ पे हनुमानगढ़। तो फलों की टोकरी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फलों की टोकरी या टोकरा किससे कहा जाएगा अपने को, हनुमानगढ़ को। दोस्तों अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इधर जस्ट नीचे की तरफ आ जाता है बीकानेर। अब बीकानेर के लिए चर्चा करेंगे तो दोस्तों बीकानेर को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऊँटों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊँटों का देश बीकानेर को कहते हैं। साथ ही यहाँ पे जो बीकानेर को ऊँटों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में ऊँट है, और इन ऊँटों के कारण से यहाँ पर अपने ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ऊन का घर भी आप इसे कह सकते हो बीकानेर को, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में ऊन यहीं पर उत्पादित होती है। क्योंकि ऊँट और साथ में भेड़ बकरियों की मात्रा भी सर्वाधिक मात्रा कहाँ है, बीकानेर में है। तो इस कारण से इसे ऊन का घर भी कहा जाता है, भेड़ बकरी जो अपन कहते हैं। और यहीं पर बीकानेर को राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, राती घाटी, क्योंकि बीकानेर के अंतर्गत ऐसी घाटियाँ आपको देखने को मिल जाएगी और वहाँ के क्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ दिखाई देने लगती है, तो इस कारण से इसे राती घाटी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो ये 2-3 नाम मैंने आपको बताया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लूणकरणसर भी आप इसको कह सकते हो, लूणकरणसर। अभी ये लूणकरणसर यहाँ बीकानेर में क्या है कि खारे पानी की झील है, और इस लूणकरणसर को अपने कह सकते हैं राजस्थान का राजकोट। क्या कह सकते हैं दोस्तों, राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से गुजरात के राजकोट में नमक उत्पादन किया जाता है, फैक्ट्रियों के माध्यम से शोधन किया जाता है या बनाया जाता है, उसी तरह से इस लूणकरणसर झील पर भी नमक उत्पादन का काम किया जाता है। तो ये राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में मैं आपको बीकानेर से जस्ट नीचे की तरफ आता हूँ, इनको तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपको समझ में आए गए होंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ जैसलमेर की, क्योंकि बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा जिला जाएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर को क्या क्या कहते हैं उसके बारे में अपन चर्चा विमर्श करते हैं। तो दोस्तों जैसलमेर के लिए ध्यान रखना, बहुत सारे उपनाम हैं यहाँ पे, मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, ये जैसलमेर को ही कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि भारत के धरातले भूमि से समुद्र में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जिस प्रकार से वो एक टापू की तरह पानी में अपने को दिखाई देता है, ऐसे ही पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान, जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में रेतीले भाग में ये एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरह अपने को दिखाई देता है, इसलिए इसको राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान की स्वर्ण। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, एक तो स्वर्ण आएगा और एक स्वर्ण आएगा, दोनों में अंतर रहेगा, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना ना, मैं अभी क्लियर कर दूंगा जो जहाँ पर भी वो चीज़ आएगी। तो राजस्थान का स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है दोस्तों, जैसलमेर को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पीले पत्थरों से बनी हुई हवेलियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है जैसलमेर के अंतर्गत। जब उन पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो चमकती है, एक सोने की आभार की तरह किरणें बिखेरती है, तो इसलिए इसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसका हवेलियों का शहर भी आप जैसलमेर को कह सकते हो, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ हवेलियाँ हैं, तो हवेलियों का शहर ये भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। और साथ ही पीले पत्थरों का शहर भी इसे कहेंगे, क्योंकि पीले पत्थरों की हवेलियाँ बनी हुई है सर्वाधिक मात्रा में, तो पीले पत्थरों का शहर, पत्थरों का शहर। दोस्तों यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें और अंत तक देखने का प्रयास करें। इसे दोस्तों जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, क्योंकि जिस प्रकार से गुलाब कीचड़ में खिलता है और अपनी खूबसूरती को बिखेरता है, इसी प्रकार से इस पूरे रेगिस्तान के अंतर्गत जैसलमेर अपनी खूबसूरती को बिखेरते हुए एक गुलाब के फूल की तरह टिका हुआ है, और या गुलाब के फूल की तरह अपने को चमकता हुआ नजर आता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसको झरोकों की नगरी, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में झरोके यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे झरोकों की नगरी भी कहा जाता है, इसको झरोकों की नगरी, ये भी जैसलमेर को कहा जाएगा दोस्तों, तो ये भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसको पंखों की नगरी और म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पंखों की नगरी और म्यूजियम सिटी,
म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये इतने सारे मैंने आपको यहाँ पे उपनाम बताए। इसके अलावा कुछ और उपनाम हैं जिनमें अपन ये ले सकते हैं गलियों का शहर, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में गलियाँ पाई जाती है, इसलिए इसको गलियों का शहर भी कहते हैं। गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखना। और जैसलमेर में एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन मैं आपको ये क्लियर करा दूं, क्योंकि जो ये बॉर्डर है ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। तो यहाँ पर एक जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत एक थार की वैष्णो देवी का मंदिर भी बना हुआ है। थार की वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ये जैसलमेर के तन्नौट क्षेत्र में स्थित है ये मंदिर तन्नौट। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये पूजा की जाती है इस वैष्णो मंदिर की, वो सैनिकों के द्वारा की जाती है। जो बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं, सैनिक है, जो यहाँ पे इस बॉर्डर पे तैनात होते हैं, वो बॉर्डर के सैनिकों के द्वारा ही इस मंदिर की पूजा की जाती है। यहाँ के पुजारी यही है, यहाँ दूसरे पुजारी को अनुमति नहीं मिलती है और अन्य व्यक्तियों को भी यहाँ दर्शन करने की कोई अनुमति नहीं मिलती है। किसी विशेष प्रोग्राम पर ही यहाँ पे अन्य व्यक्ति पहुँच पाते हैं, अन्यथा नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं जाने दिया जाता है। तो इसलिए इसको सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर में तन्नौट में सैनिकों की देवी को सैनिकों की देवी कह सकते हो या थार की वैष्णो देवी कह सकते हो। तन्नौट माता का मंदिर है, ये ध्यान रखना। यहाँ इस मंदिर तन्नौट में है और इस मंदिर का नाम भी क्या है? तन्नौट माता। यहाँ कौन सी माता है? तन्नौट माता। और तन्नौट माता को ही थार की वैष्णो देवी या सैनिकों की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो थी बात जैसलमेर की। अब जैसलमेर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अन्य जिलों के उपनामों की चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, मैं अगर इतनी मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ, तो कम से कम अपने अन्य दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर आपके लाइक शेयर आपके कमेंट से ही हमारे को खुशी मिलती है और हम हमारे वीडियो में सुधार करने का भी प्रयास करते हैं और नई जानकारी आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कितना सा आप कर ही सकते हो। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसलमेर के नीचे आता है बाड़मेर। अब बाड़मेर के भौगोलिक उपनामों की चर्चा करें तो दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। ध्यान रखना, राजस्थान का खजुराहो कह सकते हैं अपन बाड़मेर को, राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो कहते हैं। और यहाँ खजुराहो किसको कहा जाता है दोस्तों कि बाड़मेर के अंतर्गत एक मंदिर है किराडू में, किराडू। इस मंदिर के कारण से इसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का खजुराहो और बाड़मेर में कहाँ? किराडू, जहाँ पर मंदिर है, इसको कहा जाता है। तो ये एक इसका भौगोलिक उपनाम है या आधुनिक नाम है, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का खजुराहो कहाँ स्थित है और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ स्थित है, तो वो भी आएगा बंटदेवरा बारां की तरफ। तो उसकी बात अपन बाद में करेंगे, पहले अभी राजस्थान के खजुराहो की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे दोस्तों? अपने बाड़मेर में स्थित है। इस बाड़मेर के जस्ट नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जालोर। और जालोर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और ग्रेनाइट सिटी के साथ साथ ही यहाँ पे कुछ और भौगोलिक उपनाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जालोर के अंतर्गत सांचौर जो भाग है, इसको राजस्थान का पंजाब की श्रेणी भी दी जाती है, राजस्थान का पंजाब भी कह देते हैं इसको। क्योंकि राजस्थान का पंजाब कहने का कारण यहाँ पे ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सांचौर के अंतर्गत 5 नदियों आकर मिलती है। जिस प्रकार से पंजाब के अंतर्गत 5 नदियों का आब है पंजाब, तो पंच आब अर्थात 5 नदियों का जो आब है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जालोर के अंतर्गत 5 नदियों का समूह मिलता है। इस कारण से इसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो जिला आता है दोस्तों, वह है आपके पास में, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, सिरोही। अब सिरोही की अपन चर्चा करें तो सिरोही को कहते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिरोही को माउंट आबू, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है माउंट आबू। ये एक तहसील भी है दोस्तों और आबू, और सबसे ऊंचाई पर स्थित तहसील है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू। और माउंट आबू को यहाँ पे कहते हैं संतों के शिखर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, संतों का शिखर। माउंट आबू को किस नाम से जानते हैं? संतों के शिखर के नाम से
जानते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। साथ ही माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, उपनाम है। इसी के अलावा पहाड़ों की रानी भी इसको कहा जाता है। पहाड़ों की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की चेहरा पूंजी भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की चेहरा पूंजी, चेहरा पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये इतने सारे मैंने आपको नाम बताए, भौगोलिक नाम बताए, कि इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो संतों का शिखर है माउंट आबू को, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, जो मैं इसकी चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मज़ार कोटा में स्थित है और घोड़े वाले बाबा के नाम से इसकी मज़ार को जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो कुछ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो सिरोही क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में दोस्तों, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, पहाड़ियाँ सिरोही क्षेत्र में, उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। भाकर कहते हैं, ध्यान रखना। ये भाकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहाड़ियों को भाकर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों मैंने एक बताया था पहाड़ियों की रानी। ये पहाड़ियों की रानी है अपने पास में सिरोही। परंतु दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेगा, जो वो रहेगा पहाड़ों की नगरी। और पहाड़ों की नगरी जो अपने दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत रहेगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ, तो वहाँ पे अपन कहेंगे। तो यहाँ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पहाड़ों की रानी कौन है, पहाड़ों का नगरी कौन है। तो दोनों में आपको अंतर रहेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और ध्यान रखोगे, तब सारी चीज़ें आपके पास में कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे एक और मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूँ आपको, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिरोही के नाम से। वो क्वेश्चन है, राजस्थान का बरकोयांश किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का बरकोयांश भी दोस्तों माउंट आबू को ही कहा जाता है। राजस्थान का बरकोयांश। अब ये बरकोयांश की जो उपाधि है, ये दोस्तों बरकोयांश अपने यहाँ पे नहीं है, ये रूस में स्थित है, क्योंकि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जिसका नाम है बरकोयांश। और यहाँ पर ये राजस्थान को, माउंट आबू क्या है कि ये राजस्थान के अंतर्गत सबसे ठंडा स्थान माना जाता है गर्मी के दिनों में, इसलिए इसको राजस्थान का बरकोयांश भी कहा जाता है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो दोस्तों। अब अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाता है पाली। और पाली की बात करें तो दोस्तों, पाली को रणकपुर के कारण से, रणकपुर, आपने अक्सर रणकपुर का गलत लिख दिया मैंने, रणकपुर का नाम सुना होगा पाली में दोस्तों। और ये रणकपुर में जैन मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर उस जैन मंदिर के कारण से इसको स्तंभों का नगर कहते हैं। स्तंभों का नगर कहते हैं। और स्तंभों का नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 1444 पिलर्स का ये मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर दोस्तों। ध्यान रहे मेरे को, यहाँ जैन मंदिर से एक चीज़ और याद आ गई, रणकपुर से ही, पाली के रणकपुर मंदिर से ही, क्योंकि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो माउंट आबू में ही है। ये भी आपको मैं यहीं पे बता दूं, क्योंकि वो अभी भी जस्ट मेरे को याद आया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी माउंट आबू में ही है दोस्तों। और अपनी कलाकारी के कारण से, या अपनी नक्काशी या अपनी कलाकृति के कारण बहुत ही फेमस है। और आज भी अगर इसकी सुंदरता देखी जाए तो दोस्तों बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा मंदिर है। तो कभी मौका मिले तो आप जाकर इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और राजस्थान की सैर करोगे तो आपको भौगोलिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी। अब दोस्तों अपन जस्ट पाली से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जोधपुर की तरफ बात करते हैं। तो ये है दोस्तों जोधपुर। अब मैं कुछ मैप में वापस क्लियर कर देता हूँ जो आपको ये दिखाई देता रहे। तो मैंने इधर से ये सिरोही के जो उपनाम थे इनको हटा दिया है, और साथ में ही मैंने ये गंगानगर के उपनामों को भी इधर से हटा दिया है, क्योंकि इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। और पाली का अभी आप रहने दो, देखते रहो और समझते रहो। और इधर से मैंने इसको साफ कर दिया है। अब दोस्तों देखिएगा कि अपने पास में, अब बात करते हैं दोस्तों अपन जोधपुर की। अब जोधपुर के लिए देखो बहुत सारे उपनाम हैं यहाँ पे, और एक एक उपनाम की अपन चर्चा करते हैं, और उसी के बाद में फिर अपन अगले ज़िले की बात करेंगे। तो राजस्थान की ब्लू सिटी, राजस्थान की ब्लू
सिटी, ये जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ब्लू सिटी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नीला शहर। ब्लू सिटी का मतलब है नीला शहर। राजस्थान का नीला शहर किसे कहा जाता है? तो नीला शहर दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मकान है वो सर्वाधिक मात्रा में नीले कलर से रंगे हुए हैं या पुताई हुई है। या नीले का मतलब आप ये कह सकते हो, जो नील आती है ना, पहले के ज़माने में सफ़ेद कपड़े जो हुआ करते थे, उन सफ़ेद कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए अपन नील का उपयोग करते थे। उस तरह की नील का उपयोग करके यहाँ पर मकानों को पोता जाता था, इसलिए इसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों ये मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। आपको मैं ये बता दूं, बहुत से दोस्त यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं कि यार ये तो इधर पड़ता है, यहाँ कहीं का प्रवेश द्वार, इधर बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में से तो कहा नहीं, गंगानगर में से तो कहा नहीं प्रवेश द्वार, और जोधपुर को क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों इसकी अलग, क्योंकि पहले रियासतों के रूप में इसको जाना जाता था, और रियासतों में जब मारवाड़ मेवाड़ वाला जो प्रदेश था, उस मारवाड़ के कारण से मारवाड़ की जो भी स्थितियाँ थी वो जोधपुर पे ही कंट्रोल करती थी, तो इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों इसको सूर्य नगरी कहा जाता है, सूर्य नगरी, और या सन सिटी भी आप कह सकते हो, सन सिटी, क्योंकि चमकता था ये सफ़ेद रंग से। सूर्य नगरी, जिस प्रकार से सूर्य सफ़ेद रंग से चमकता था, तो उसी तरह से ये भी चमकता था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जोधपुर के लिए आपको मैं ये भी बता दूँ, जो यहाँ का जोधपुर में ओसिया एक स्थान है, ओसिया, यहाँ मंदिर है, उस मंदिर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से अपन ने जोधपुर की बात की। अब जोधपुर के पास में दोस्तों नागौर है, तो नागौर की भी अपन चर्चा कर लेते हैं भौगोलिक उपनामों के रूप में। तो देखिए दोस्तों, नागौर के भौगोलिक उपनाम कौन कौन से हैं देखते हैं। उनके लिए नागौर को एक तो कहते हैं धातु नगरी, ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी कौन सी है? तो कौन है? नागौर है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे नागौर को आप ये भी कह सकते हो औजारों की नगरी, औजारों की नगरी के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। तो नागौर की ये बात हो गई। अब नागौर के बाद में दोस्तों अपने पास में अभी 3 जिले और बचे हुए, शेखावाटी क्षेत्र के, चूरू, झुंझुनू और एक है सीकर। तो ये तो हो गया चूरू, और ये झुंझुनू और ये सीकर। अभी इन तीनों जिलों की भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जो शेखावाटी प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आप इन तीनों जिलों को एक साथ कह सकते हो, शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश में सबसे पहले चूरू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, विश्व में ओपन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो वो चूरू में ही है दोस्तों, ये ध्यान रखना। विश्व में ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी। अब दोस्तों ये ओपन आर्ट गैलरी क्या होती है कि मैं आपको बताऊं कि पहले अपने गाँव में के अंतर्गत जो प्राचीन समय की बात की जाए या मध्य समय की बात की जाए, तो गांव में क्या करते थे, दीवारों पे मांडते थे या किसी प्रकार के चित्र बना देते थे। अपने राजस्थान के अंतर्गत बहुत ही फेमस रूप से चलने वाला गाना भी आपने सुना होगा कि देखिए मेरे बलमा बूंदी के दरवाजे पे मंडरई मोड़ रड़ी। तो इसी प्रकार से ये बूंदी के दरवाजे पर इस तरह की जो लोक कलाकृतियाँ थी, उन लोक कलाकृतियों को दीवारों पर बनाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ चूरू की जितने भी हवेलियाँ हैं या यहाँ के जो जितने भी बहुमंजिले मकान है या बड़े जो जागीरदार थे, उन जागीरदारों की जो भी कलाकृतियाँ थी वो ओपन, अर्थात कहने का मतलब बाहर की दीवार पर चित्रकारी की गई है, इसलिए इसको विश्व में ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको जोड़ देकर बता रहा था। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बाद में आता है अपने पास में झुंझुनू। अब झुंझुनू के लिए अपन यहाँ से देखो, मैं इधर ये साफ करके इधर बता देता हूँ, क्योंकि उधर जगह नहीं है इतनी, तो आपको इधर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। झुंझुनू जो खेतरी है, खेतरी, ये देखो खेतरी जब बहुत ज़्यादा फेमस रही थी, स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे कार्यस्थल रहा है, और खेतरी में बहुत ही कुछ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उपदेश भी दिए गए थे। तो ये खेतरी दोस्तों जानी जाती है ताम्र नगरी के नाम से, या तांबा नगरी के नाम से जानी जाती है।
और साथ ही इसको तांबा जिला भी आप कह सकते हो, पूरे झुंझुनू को तांबा जिला। तो तांबा जिला पूछे या तांबा नगरी पूछे तो वो कौन है दोस्तों, झुंझुनू है। ये इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद में दोस्तों अपन आते हैं सीकर। और सीकर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे प्राचीन समय में गणेशर सभ्यता का विकास होगा। जो वो गणेशर सभ्यता थी उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ताम्रयुगीन युगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, और साथ में इसको सीकर को आप राजस्थान का हाईटेक जिला भी कह सकते हो। राजस्थान का हाईटेक जिला क्या कह सकते हो, राजस्थान का हाईटेक जिला भी कह सकते हो आप इसको। तो ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। तो ये इतने सारे मैंने केवल अभी पश्चिमी राजस्थान की बात की है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के मैंने उपनाम बताए, जो आधुनिक नाम थे वो पश्चिमी राजस्थान के क्लियर हुए। अब